हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर। इसमें जो पेपर फर्स्ट है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इसमें कुल 5 चैप्टर है। आज हम लोग एक एक चैप्टर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक एक चैप्टर को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना पहला चैप्टर कि हमें पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है और उसका नाम क्या है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया के रूप में, टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो हम लोग देखते हैं जो ये हमारा चैप्टर है शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया के रूप में, उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शिक्षण की संकल्पना एवं सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षण का अर्थ जान लेते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम की अपेक्षा शिक्षण का प्रत्यय जटिल होता है, क्योंकि सामाजिक दर्शन, शासन का स्वरूप, सामाजिक मान्यताएं आदि शिक्षण के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। शिक्षण शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना या सीख देना होता है। तो ये रहा हमारा शिक्षण का अर्थ। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें हमें कौन कौन से सिद्धांत को पढ़ना है। तो इसके सिद्धांतों के बारे में हम लोग थोड़ा अभी जान लेते हैं। उसके बाद जब चैप्टर वाइज वीडियो आएगा उसमें हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। इस मूल उद्देश्य बालक के व्यवहार में बदलाव लाना है। मतलब जो शिक्षण है वो एक जटिल प्रक्रिया है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो है बालक के व्यवहार में बदलाव लाना। इसके लिए समय समय पर अनेक शिक्षण प्रविधियों का निर्माण शिक्षा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है। जो शिक्षण के सिद्धांत है वो कई सारे हो सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो हम लोग जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या होता है। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत उसे कहा जा सकता है जिनका जन्म अधिकतर मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में हुए विभिन्न प्रयोगों व सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप हुआ हो। तो ये रहा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब हम लोग एक आध सिद्धांत और देख लेते हैं। अभी शिक्षण का जो अगला सिद्धांत होगा वो होगा पुनर्बलन का सिद्धांत। शिक्षण का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो शिक्षण के उपरांत भी चलता रहता है। इसमें बालक को मानसिक रूप से इस बात हेतु प्रोत्साहित किया जाता है कि वह सही उत्तर तक पहुंच जाए। तो ये रहा पुनर्बलन का सिद्धांत। और जो अगला सिद्धांत होगा वो होगा रुचि का सिद्धांत। शिक्षण का यह सिद्धांत मनोविज्ञान के अधिगम का मेरुदंड है। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में छात्र को विषय वस्तु या पाठ वस्तु के प्रति प्रेरित करना और रुचि उत्पन्न करना शिक्षक के लिए चुनौती भरा कार्य होता है। इसीलिए शिक्षण को ऐसी शिक्षण योजना बनानी चाहिए जिससे छात्रों की अभिप्रेरणा एवं रुचि का प्रबंधन हो। तो ये रहा रुचि का सिद्धांत। और इसके कई सारे सिद्धांत हैं। जब हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे तब विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसके होंगे तत्परता के सिद्धांत, समूह गतिशास्त्र का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, स्व अधिगम का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत। इस प्रकार से शिक्षण के कई सारे सिद्धांत हैं। और जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है उसको देखते हैं, शिक्षण के सिद्धांत। ये तो मतलब पूरा एक टॉपिक ही है शिक्षण के सिद्धांत। तो इसमें सारे सिद्धांत आ जाएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। और जो अगला टॉपिक होगा वो है शिक्षण के चरण। शिक्षण के कौन कौन से चरण हैं। शिक्षण के कई सारे चरण हैं। एक दो चरण को हम लोग अभी जान लेते हैं, उसके बाद सारे चरण को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो जो पहला चरण है शिक्षण का वो है शिक्षण की पूर्व क्रिया सोपान या अवस्था। उसके बाद जो अगला चरण रहेगा वो रहेगा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षक सर्वप्रथम कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करके व्यवहार परिवर्तन के रूप में इनकी यह निश्चित करता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप छात्रों के प्रकार के होते हैं। तो ये रहा मतलब जो शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। मतलब जो दूसरा चरण होगा वो होगा शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। तो दो चरण हो गए, पहला रहा पूर्व क्रिया सोपान और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। जो अगला चरण होगा वो होगा पाठ वस्तु का चयन। मतलब कक्षा में जाने के पूर्व क्या पढ़ाना है बच्चों को, उस पाठ वस्तु का चयन किया जाना। तो ये भी शिक्षण के चरण में आता है। उसके बाद जो हमारा अगला चरण रहेगा वो रहेगा शिक्षण की अंतःक्रिया सोपान या अवस्था। शिक्षण की अंतःक्रिया सोपान के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं
जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने पर करता है। इस सोपान में पाठ्य के प्रस्तुतिकरण से संबंधित सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो ये रहा शिक्षण के अंतःक्रिया का सोपान। तो ये जो शिक्षण के चरण हुए 2, 3, 4 चरण हैं, उनको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। शिक्षण का स्तर, मतलब शिक्षण किन किन स्तरों में होता है। शिक्षण के कई सारे स्तर हो सकते हैं, जिनमें पहला हो सकता है उद्देश्य, दूसरा संरचना, तीसरा प्रस्तावना की तैयारी, और जो चौथा होगा प्रस्तुतिकरण। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं सामाजिक प्रणाली, फिर मूल्यांकन प्रणाली। ये सारे शिक्षण के स्तर हैं। तो शिक्षण के स्तरों में क्या क्या मेन है उसको हम लोग एक बार फिर से जान लेते हैं। पहला उद्देश्य हो जाएगा, दूसरा संरचना, तीसरा जो है वो हो जाएगा सामाजिक प्रणाली, चौथा मूल्यांकन प्रणाली। ये सारे जो है वो है शिक्षण के स्तर, किन किन स्तरों से शिक्षण होकर गुजरता है। तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर, जिनमें हम लोगों ने देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा अध्याय कि उसका नाम क्या है और उसमें हमें क्या पढ़ना है। जो हमारा दूसरा अध्याय है वो है संप्रेषण प्रक्रिया के रूप में शिक्षण, टीचिंग एज कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो हम लोग देखते हैं हमारा जो दूसरा अध्याय संप्रेषण प्रक्रिया के रूप में शिक्षण, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संप्रेषण का अर्थ क्या है। संप्रेषण रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया ही संप्रेषण है। संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना। तो ये रहा संप्रेषण का अर्थ। अब हम लोग जानेंगे जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना वो क्या है। तो हम लोग जानते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित एवं दृढ़ होते हैं। इस प्रक्रिया में एक दूसरे के विचारों, भावों का आदान प्रदान किया जाता है। यह आदान प्रदान अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। यह तत्व दूसरे पर आश्रित तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्व हो सकते हैं। पहला तो हो जाएगा संप्रेषण का स्रोत, दूसरा संदेश, और जो तीसरा तत्व होगा वो होगा संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण के किन माध्यमों से संप्रेषण हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला जो टॉपिक पढ़ना वो कक्षा संप्रेषण, किस प्रकार से हम लोग क्लास में कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक, और जो तीसरा टॉपिक है वो है बेसिक टीचिंग मॉडल। ये हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग सेकंड चैप्टर का पूरा अध्याय एक ही वीडियो में पढ़ रहे होंगे। जो अगला टॉपिक है वो है स्वनियंत्रित अध्यापन पद्धति, मतलब खुद के माध्यम से हम लोग किस प्रकार से शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है बेसिक टीचिंग मॉडल। इसमें हम लोग पढ़ना रहेगा प्रतिपुष्टि, जिसे हम लोग फीडबैक कहते हैं। उसके बाद शिक्षण की उपकरण सामग्री, और इसमें माइक्रो टीचिंग भी आ जाएगा। तो ये रहा हमारा सेकंड चैप्टर। इसमें हम लोगों ने देखा जो 4-5 टॉपिक हमें पढ़ने हैं उसको। अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड चैप्टर। अब हम लोग देखेंगे अपना तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है विविध कक्षा में शिक्षण, टीचिंग इन डाइवर्स क्लासरूम। इसमें जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है शिक्षण अधिगम संबंध। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे इसके बारे में, शिक्षण अधिगम संबंध क्या है। छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, और ये व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं। शिक्षण का उद्देश्य है सिखाना, और अधिगम का अर्थ है सीखना। इस बात का अनुमान हम शिक्षण व अधिगम के संबंध में लगा सकते हैं कि बिना अधिगम के शिक्षण का प्रत्यय पूर्ण नहीं है, अर्थात शिक्षण अधिगम का एक पूर्ण प्रत्यय है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक को शिक्षण अधिगम संबंध का बोध होना आवश्यक है। तो ये रहा शिक्षण अधिगम संबंध। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो रहेगा शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण। तो हम लोग थोड़ा सा इसको विस्तार में जानते हैं कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण क्या है। शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से अधिगमकर्ता को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने लगा है। अब शिक्षा में बालक की रुचि, रुझान, क्षमताओं और आवश्यकताओं को महत्व दिया जाने लगा है। पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये रहा हमारा शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण, किस प्रकार से
शिक्षार्थी को केंद्र बनाकर शिक्षण का दृष्टिकोण विकसित किया गया है। अब जो अगला टॉपिक है वो है शिक्षक केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण। किस प्रकार से शिक्षक केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण का विकास किया गया। शिक्षक केंद्रित उपागम वह है जो शिक्षक द्वारा अपने विषय विशेष के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर छात्रों को शिक्षा देता है। अर्थात शिक्षक अपने विषय का ज्ञाता होता है और उस विषय से संबंधित बिंदु के विषय में छात्रों को पूर्ण जानकारी प्रदान करके उन्हें संतुष्टि करने की कोशिश करता है। यह तभी कहा जा सकता है कि शिक्षक शिक्षण के दौरान जिन क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों का प्रयोग करता है वह सभी गतिविधियां ही उसकी केंद्रित शिक्षण होती हैं। तो ये रहा शिक्षक केंद्रित शिक्षण का दृष्टिकोण। जो हमारा थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है मॉनिटोरियल प्रणाली, दूरस्थ शिक्षा, मुक्त अधिगम प्रणाली। इन सबको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग अपना चौथा अध्याय देखते हैं जिसका नाम है शिक्षण की विधियां एवं पाठ योजना, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, संवाद विधि, सहभागिता विधि, प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, पाठ योजना विधि। इनमें इन सारी विधियों को हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि हो गया संवाद विधि, सहभागिता विधि, प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, समस्या समाधान विधि क्या है, पाठ योजना क्या है। चौथे चैप्टर में हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इसको जब हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे फिर विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला चैप्टर पांचवा, जो है एक व्यवसाय के रूप में शिक्षण, टीचिंग एज अ प्रोफेशन। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग जानते हैं जो है शिक्षण व्यवसाय की अवधारणा क्या है। अतीत काल में समाज का स्वरूप सरल था, मनुष्य की आवश्यकताएं एवं व्यवसाय सीमित थे। कालांतर में सामाजिक परिस्थितियों में अंतर आने के कारण अध्यापक को व्यवसाय के रूप में अपनाया जाने लगा। अध्यापक का महत्व केवल शिक्षा के क्षेत्र में है, वरन उस राष्ट्र का निर्माता कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगा। प्राचीन भारत में अध्यापक को ईश्वर के पश्चात दूसरा स्थान प्राप्त था, लेकिन वर्तमान समय में अध्यापकों के उस सम्मान में काफ़ी कमी आई है। यह अवनति आचार नीति के अभाव के कारण ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक आचार नीति लागू की गई है। इस आचार नीति के माध्यम से शिक्षक अपने व्यवसाय को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। तो ये रहा हमारा शिक्षण व्यवसाय की अवधारणा। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं जो है एक अच्छे शिक्षक के गुण, मतलब एक अच्छे शिक्षक के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक आदर्श शिक्षक के कौन कौन से गुण हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की कार्य योजना का निर्धारक शिक्षक ही है। आदर्श शिक्षक मनुष्यों का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला, समाज को गति प्रदान करने वाला माना गया है। तो हम लोग देखते हैं उसमें कौन कौन से गुण हो सकते हैं। जो पहला गुण है वो है स्वस्थ व्यक्तित्व। स्वस्थ व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, नैतिक दृष्टिकोण से है। स्वस्थ व्यक्तित्व का छात्रों के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अध्यापक की इसी योग्यता का छात्र अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर लेते हैं। और जो दूसरा गुण होगा वो होगा आत्मविश्वास का गुण। विज्ञान शिक्षण में कभी कभी अध्यापक के सम्मुख इस प्रकार की समस्याओं का आना संभव है जिनका हल उनसे पहले मतलब उसने पहले से ही नहीं सोचा होता है। ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है। जो अगला गुण है वो है नेतृत्व क्षमता। छात्रों को दिशा विहीन होने से रोकने के लिए उसको वांछित धाराओं में मार्गांतरीकरण हेतु उसमें सबल नेतृत्व के गुण होने चाहिए। तो यह भी एक गुण होता है नेतृत्व क्षमता का। और जो अगला गुण है वो है निष्पक्ष दृष्टिकोण। एक सफल अध्यापक होने के लिए निष्पक्ष दृष्टिकोण का होना अति आवश्यक है। वह अपने जीवन में हमेशा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा तो छात्रों में भी निष्पक्षता आएगी। और जो अगला गुण होगा स्पष्टवादिता। एक विज्ञान शिक्षक के लिए स्पष्टवादिता का अत्यंत आवश्यक है। उनका संबंध क्या है, क्या होना चाहिए से नहीं है। उसे किसी भी दशा में अस्पष्ट एवं भ्रमपूर्ण वाचन नहीं करना चाहिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक शिक्षक को पूर्णतः स्पष्टवादी होना चाहिए। जो अगला गुण है वो है विज्ञान के प्रयोग करने की क्षमता। विज्ञान अध्यापक को प्रयोग करने में दक्ष होना चाहिए।
इसके लिए अध्यापक में उपकरणों के प्रयोग करने का कौशल होना चाहिए कि वह जो भी प्रयोग करे उसका परिणाम शुद्ध निकले। तो ये सारे रहे एक अच्छे शिक्षक के गुण। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है शिक्षक का व्यावसायिक विकास। किस प्रकार से शिक्षक का व्यावसायिक विकास किया जा सकता है, ये हमारे 5वें चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा जो पेपर फर्स्ट है, शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, उनका चैप्टर डिस्कशन। अब हम लोग कल से इसके एक एक चैप्टर को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।